Hello students, this is the second poem from your book Flamingo, and the title of the poem is, as you see, An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. Now let us start with about the poet. स्टेफन स्पेंडर जो कि 1909 में पैदा हुए और 1995 में उनका देहांत हो गया, वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये एक अंग्रेजी में लिखते थे कविता, ये अंग्रेजी के कवि थे, एंड एन एसेइस्ट, और अंग्रेजी में ये निबंध भी लिखा करते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ एक कॉलेज हुआ करता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, वहाँ उसको उन्होंने छोड़ दिया विदाउट टेकिंग अ डिग्री। मैंने वहाँ से गए तो बगैर किसी डिग्री के लिए हुए चले गए। और कहाँ गए? एंड वेंट टू बर्लिन, वो बर्लिन चले गए। 1930 की बात है, 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर ने बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाया, दिलचस्पी दिखाया। कीन इंटरेस्ट जब कहते हैं तो ज़्यादा रुचि दिखाने को कहते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने को कहते हैं। उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो एक सोशलिस्ट है, यानी वो एक समाज तंत्र पर चलने वाला व्यक्ति हैं, एंड पैसिफिस्ट। और समाज तंत्र पर चलते हुए समाज तंत्र की जो आशाएं हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं और एम्स हैं, उनकी प्राप्ति के लिए वो पैसिफिस्ट थे, यानी किसी क्रांति पर वो विश्वास नहीं करते थे। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि यूरोप में जब सोशलिज्म पहुंचा तो सोशलिज्म के माध्यम से लोग, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते थे। क्रांति में आए बगैर वो उनको इंसाफ दिलाना चाहते थे इस तरह से कि सरकार में नीचे के वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि आएं और आकर अपने लिए जो कानून व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाने में खुद योगदान करें। ये उनका दृष्टिकोण था। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले को हम लोग सोशलिस्ट तो कहते हैं, लेकिन ये लोग पैसिफिस्ट हैं। ये क्रांति नहीं चाहते हैं कि बड़े लोगों को, अमीर लोगों को पकड़ो, गोली मारो और उनके जितने भी पूंजी हैं उस पूंजी को ले लो और गरीबों में बांट दो। ऐसा उनका एटीट्यूड नहीं था। वो पैसिफिस्ट थे। वो चाहते थे कि नीचे वर्ग, वो वर्ग जो बहुत सालों से, सदियों से पिछड़ा हुआ है, उनमें से उन्हीं का कोई प्रतिनिधि पहुँचे जहाँ पर कानून बनता है, और वहाँ कानून के बनने का जो प्रोसेस है उसमें वो खुद आकर हिस्सा ले। ये उनका परिचय था कि वो सोशलिस्ट भी थे और साथ ही साथ वो कहते थे कि हम पैसिफिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिन किताबों का नाम यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें इन्होंने कंसंट्रेट किया है सिर्फ एक थीम के ऊपर। यहाँ पर जो उनका कंसंट्रेशन है केवल एक पॉइंट पर, वो ये है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। मैंने आपको कहा कि सोशलिस्ट लोग देखते हैं कि समाज में कितनी इनजस्टिसेस हो रही हैं, समाज में नाइंसाफ़ियाँ कितनी हो रही हैं, और समाज में इनइक्वलिटीज़ कितनी है, कितनी नाबराबरी है। कितने लोग जो ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं जो एकदम गरीब हैं, तिजोरी इनका धन से भरा हुआ है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पॉकेट में 2 पैसा भी नहीं है। तो ये जो क्लास इनइक्वलिटीज़ है, ख़ास तौर से इकोनॉमिक तरीके से, इन चीज़ों, इस थीम्स के ऊपर 2 चीज़, सोशल इनजस्टिस, समाज में बड़े और छोटे के दरमियान जो नाइंसाफ़ी होता है, समाज में ऊंचे वर्ग और नीचे वर्ग के साथ जो इनइक्वलिटीज़ होती है, इन दोनों चीज़ों को लेकर उन्होंने इस पोइट्री को लिखा है। अब देखिए थीम ऑफ द पोएम, जस्ट 2-4 लाइन इसमें लिखा हुआ है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इज द प्लाइट का मतलब दुर्दशा लिखा हुआ है, ऑफ पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। स्लम्स आप लोगों ने सुना होगा। ये स्लम्स गांव में नहीं दिखते हैं, अगर दिखते भी होंगे तो नज़रों में नहीं आते हैं, बहुत कम। गांव में फैला हुआ जगह होता है, लोग खुले जगहों में रहते हैं, रहने के लिए काफ़ी जगह होता है। लेकिन शहरों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे एक छोटी सी जगह में जहाँ पर 10 लोग भी नहीं रह सकते, वहाँ 100 लोग रहते हैं। और इस तरह से वो जगह इतना गंदा और इतना ख़राब हो जाता है कि इंसान के रहने के लायक नहीं रह जाता है। ऐसे ही जगहों को हम लोग स्लम कहते हैं। ऐसे स्लम बम्बे में देखने को मिलेंगे,
धारावी नाम का स्लम अभी कोविड पीरियड में बहुत ही मशहूर हुआ था। कलकत्ते में आप आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे स्लम्स आपको मिलेंगे। स्लम्स लोगों के रहने की ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ लोग तो रहते हैं लेकिन उन लोगों के रहने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। वो बहुत ही गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं और उनका भविष्य जो है उसका कोई गारंटी कुछ भी नहीं होता है। यानी वो समाज के बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे वर्ग के लोग होते हैं। तो ऐसे ही चिल्ड्रेन समाज के एकदम से नीचे वर्ग से जुड़े हुए, फैमिलियों से जुड़े हुए जो बच्चे हैं जो कि स्लम में रहते हैं, गरीब हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में ये पोएम है। द पोएट स्टेफन स्पेंडर वॉन्ट्स द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन बी चेंज्ड। लेकिन सोशलिस्ट होने के नाते स्पेंडर जो हैं वो चाहते हैं कि द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन बी चेंज्ड, कि बच्चे जो कि स्लम में रहते हैं उनकी जीवन जो है उसमें परिवर्तन आए। ही वॉन्ट्स देयर पॉवर्टी टू एंड, वो चाहते हैं कि उनकी जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, वो ख़त्म हो जाए। ही विशेस देम टू लिव इन हेल्दियर, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, हाइजीनिक हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए और उनके स्लम में जो नहायत ही गंदा वातावरण है वो ब्यूटीफुल हो जाए, वो अच्छा हो जाए। तो ऐसा उनका कल्पना है एक सोशलिस्ट होने के नाते, ऐसा उनका कल्पना था। ये कल्पना करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सोशलिस्ट हों, एक इंसान होकर भी हम ऐसे सपने देख सकते हैं उन भाइयों के लिए जो कि बहुत ही गरीबी में है और जो कि बहुत ही जिनकी ज़िंदगी दुर्दशा, जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है, उस तरह से है। तो उनकी पीड़ा को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सोशलिस्ट बने, ज़रूरी यह है कि आप खुद को इंसान समझें। तो दूसरे इंसान का जो दर्द है, वो गरीबी हो या कुछ भी हो, वो दर्द आपको समझ में आएगा और समाज मिलजुल कर उस दर्द का इलाज भी निकालेगा। सो आई एब्सोल्युटली disagree with the affirmation, with the declaration that you need to be a socialist for the social upliftment. No, you do not to be a socialist for the upliftment of society. For the upliftment of society, you need to be a human being with a human heart. This is the simple thing. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्तंजावन में आए, पोइट्री में आते हैं हम लोग। Far far from gusty waves these children faces। इसमें जाने से पहले मैं दो बात आपको कहूँगा। पहली बात यह कि इस पोइट्री में जो लाइंस लिखे गए हैं वो लाइंस बहुत सारे हैं जो कि सेंटेंस नहीं है। छोटे छोटे फ्रेजेस में बड़ी बड़ी बातें कहने की कोशिश करी गई है। तो हम फ्रेजेस को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग और उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। पहला ही लाइन है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। आप मीनिंग्स जरूर देखेंगे, इसमें मीनिंग्स जो है बहुत ही, इसमें उसको जाने बगैर हम पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ मीनिंग्स लिखा हुआ है, आप मीनिंग्स को पढ़ेंगे। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स यहाँ पर कहने चाह रहे हैं कि ऐसे वेव्स जो कि स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर होते हैं और समुंदर की लहरों की बात कर रहे हैं। तो समुंदर की लहरें जहाँ होती हैं और जो लोग वहाँ जाते हैं उस लहरों को एंजॉय करते हैं, वो गरीब लोग नहीं होते हैं, वो समाज के ऐसे लोग होते हैं जो धनवान होते हैं, जिनके पास जीवन की हर सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे गस्टी वेव से, ऐसे समुंदर के तत्वों से, किनारों से, जहाँ पर लोग लहरों के उत्थान का मजा लेने जाते हैं, ऐसे लहरों से ये फार फार हैं, बहुत दूर हैं। कौन? दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। कौन से बच्चे? जो कि स्लम में रहते हैं। कौन से बच्चे? जो कि समाज के ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनके पास जीने की जो बेसिक सुविधाएं हैं नहीं हैं। ऐसे बच्चे उन समुद्री लहरों के मजा से, उन समुद्री लहरों के अनुभव से बहुत दूर दूर रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? देखिए, इन्होंने एक सिमिली भी किया हुआ है, रिजम्बलेंस कर रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, माने ये जैसे कि खेत होता है ना, खेत को फसल के काटने के बाद घास वास निकल आता है, जो कोई काम का नहीं होता, बेकार होता है। तो ये धरती पर बस उसी तरह से हैं, उग तो आए हैं लेकिन ये धरती के किसी काम के नहीं है, नहीं रह जाते हैं। और ये रूटलेस हैं, इनकी कोई जड़ें नहीं होती हैं, जब चाहा जिसने चाहा उखाड़ के इन्हें फेंक दिया।
तो स्लम के बच्चे ऐसे होते हैं। स्लम के बच्चे खेतों में उस फसल कटने के बाद जंगल की तरह होते हैं, जिन्हें जो चाहता है जब चाहता है उखाड़ फेंकता है। ये बच्चे भी समाज में उसी तरह से हैं। द हेयर टोन राउंड द पैलर, और उनका जो उनके सर के जो बाल हैं, आप पैलर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अननेचुरल लैक ऑफ कलर इन द स्किन एज फ्रॉम ब्रूसिंग और सिकनेस और इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, पैलर कहते हैं स्किन का वो कलर जो कि कुपोषित होने की वजह से डल हो जाता है। और सर के जो बाल हमारे होते हैं, उसके टिप जो होते हैं, बालों के टिप को आप देखेंगे राउंडेड शेप का होता है। जो हेल्दी होते हैं लोग, जिनमें किसी विटामिन की या बहुत पोषित न्यूट्रिशियस खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन ये बच्चे गरीब के बच्चे हैं, इन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, तो इनके बाल भी जैसे कि बिल्कुल सामने आकर सामने का हिस्सा स्प्लिट हो गया है, जैसे कि टूट गया। द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की उस क्लासरूम में है। ये क्लासरूम का दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग समाज से निकल के क्लासरूम में आ जाएं। पूरी बातें क्लासरूम की हो रही हैं कि क्लासरूम है, स्लम में है, और इस क्लासरूम में बच्चे ऐसे हैं जो कि जीवन में कभी समुद्री तत्व पर नहीं गए हैं। उस क्लासरूम में बच्चे ऐसे हैं जो कि रूटलेस वीड्स हैं, जो ऐसे हैं कि खेतों में फसल के बाद कट जाने के बाद जो जंगल उग आते हैं, जो बेकार होते हैं, जिन्हें जो चाहता है जब उखाड़ कर फेंक देता है। समाज में यही उनकी स्थिति है। क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जिनके स्किन के कलर बिल्कुल एकदम कुपोषित लोगों के जैसे स्किन के कलर होते हैं, डल ऐसे उनके हैं। उनके सर के बाल जो हैं वो भी सीधे साधे नहीं हैं, उनके सर के बाल भी अनहेल्दी लग रहे हैं, टॉर्न है। उसी क्लासरूम में द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की है। लड़की तो लंबी है, अबनॉर्मल उसका ग्रोथ हो गया है लंबाई की, लेकिन शरीर बिल्कुल पतला दुबला, और उसके ऊपर जो सर है ऐसा लगता है कि शरीर जो है सर का भार नहीं उठा पाएगा, कभी भी उसका सर जो है वजन से नीचे गिर जाएगा। ऐसी वो बच्ची है। द पेपर स्विमिंग बॉय बहुत पतले बच्चे को कहते हैं, दुबले पतले, जो ऐसा लगता है कि हफ्तों खाना नहीं खाया हुआ है, पेट पचका हुआ, सीना अंदर को धंसा हुआ, गाल धसे हुए, आंख जैसे कि एकदम से अंदर चले गए हों। ऐसा टाइप का एक बच्चा है जो कि पेपर स्विमिंग बॉय है, एकदम पतला दुबला क्लासरूम में एक बच्चा है विथ रैट्स आइज। और उस बच्चे की जो आंखें हैं वो यूं मानो कि जैसे कि चूहे की आंखें होती हैं। चूहे को घर में आप जाके आज थोड़ा सा देखेंगे कि अगर चूहा आपके सामने पड़े तो चूहे की आंखें हर घड़ी इधर से उधर घूमती हैं। वो तलाश करता रहता है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तो इन बच्चे की आंखें उसी चूहे की तरह है जो हर समय उनके आंखों के सामने ऐसा लगता है कि कुछ आ जाए, कुछ खा लें, कुछ पी लें। हर समय उन्हें एक, जैसे कि यहाँ मैं लालच वर्ड को इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर किसी को बहुत भूख हो, 3-4 दिन से खाना न खाया हो, और अगर उसकी आंखें रोटी तलाश करती हो, तो ये लालच नहीं है, ये उसकी ज़रूरत की इंतहा है, उसकी ज़रूरत की हद है ये। तो उस बच्चे की ऐसी आंखें हैं। तो ये पोइट्री देखिए छोटे छोटे फ्रेजेस में है, लेकिन इसमें बातें बड़ी बड़ी हैं। पूरे समाज को इसने पर से पर्दा उठाया है। पर्दा उठाने के बाद आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है, एक स्कूल के माध्यम से, एक क्लासरूम के माध्यम से। वो क्लासरूम जो कि स्लम में है, मैं इसको राउंड अप करूँगा, फिर एक बार कहूँगा कि एक क्लासरूम है जो कि एक स्लम में है, उसमें बच्चे हैं ऐसे जो कभी खुली हवा में अपनी जीवन को उन्होंने देखा ही नहीं, समुंदर के किनारे जो एक जीवन होता है उस जीवन को उन्होंने देखा ही नहीं। उनकी ज़िंदगी मानो कि ऐसी है जैसे कि खेतों में उगने वाला बेकार झाड़ियाँ, जिन्हें जब चाहे जो चाहे काट कर फेंक देता है। उनके जो स्किन है वो बिल्कुल अननॉरिश्ड, जो कि कुपोषित होने की वजह से डल हैं, और उनके सर पर जो बाल हैं वो भी अनहेल्दी दिख रहे हैं। बच्चों के बाल बड़े ग्लोसी होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, बड़े फ्लफ़ी होते हैं और वेव करते हैं। ये सब उन बच्चों के बालों में नहीं है जो कि हेल्दी बच्चों में होते हैं। और उसी में एक बच्ची है जो लंबी दिख रही है। उसका लंबा होना उसके लिए बड़ाई नहीं है, बल्कि उसका लंबा होना उसके लिए मर्ज है। वो अचानक से लंबी हो गई है किसी वजह से, किसी कारण से, लेकिन उसके वजन
बड़े होने की वजह से वो बड़ी हो गई, लंबी हो गई है, लेकिन उसका सर जो है बड़ा है और शरीर लंबा होने के बावजूद भी पतला है। इतना पतला है कि शरीर उसके सर के भार को नहीं उठा सकता है। उसी में एक बच्चा है जो कि बिल्कुल पतला दुबला बच्चा है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हर समय किसी खाना वगैरह की तलाश में एकदम इधर से उधर घूम रहा है। नाउ दिस स्तंजा कंटिन्यूज, द स्टंटेड अनलकी हायर। वो बच्चा जो है ना स्टंटेड है, वो बच्ची लंबी हो गई है और ये बच्चा बिल्कुल स्टंटेड हो गया, छोटा रह गया है। तो जहाँ गरीबी होती है, जहाँ कुपोषण होता है, वहाँ वहाँ रेगुलर ग्रोथ नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चा स्टंटेड रह गया। ये बच्चा बिल्कुल उसकी जो पूरी हाइट होनी चाहिए थी जिस उम्र में था वो नहीं थी। ये अनलकी हायर है, ये वारिस है, बदकिस्मतों के घर में पैदा हुआ, बदकिस्मती को लेकर पैदा हुआ है। ये वारिस है जो अपने साथ बदकिस्मती को लेकर पैदा हुआ है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और बदकिस्मती में विरासत में इसको क्या मिला है, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, उसको बोन की बीमारी है और ये विरासत में उसको उसके बाप से मिला है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीड, नाल्ड डिसीज इन विच बोन्स आर ट्विस्टेड। इसके फादर के बोन जो है ना एक बीमारी के कारण ट्विस्टेड हो गए हैं, बिल्कुल से घूम वूम गए हैं, मुड़ गए हैं। तो अपने बाप के डिसीज को इसने इनहेरिट किया हुआ है। वो बच्चा खड़ा होकर रिसाइट करता है। रिसाइट करना माने लेसन को पढ़ना, अपने लेसन को रिसाइट करता है अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उसी क्लास में पीछे जहां रोशनी कम है, वन अननोटेड, एक बच्चा है। चूंकि रोशनी कम है इसलिए अननोटेड है, वो दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है। वो बच्चा स्वीट एंड यंग, वो बच्चा इस गरीबी में पैदा होकर, इस जो ठीक ठाक खाना पीना नहीं खाकर भी वो बच्चा स्वीट है और बच्चा यंग है भी। हिज आइज लीव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें गौर से देखने से लगता है कि उसकी आंखों में अभी भी कुछ सपने हैं, वो कुछ सपने देख रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, मैं यहाँ बताऊँ क्योंकि क्लासरूम है, खिड़कियाँ हैं, उन खिड़कियों के बाहर बागीचा है, खुला हुआ खेत है, कुछ भी है, खेत तो नहीं है, मैं स्लम है, शहर का स्लम है, वहाँ खेत तो है नहीं, लेकिन बाहर कुछ खुला हुआ है, एक पेड़ जरूर है। उस पेड़ पर उसने क्या देखा कि एक गिलहरी है और गिलहरी गेम जैसे कि खेल रही है, उछल कूद कर रही है। तो वो बच्चा क्लासरूम में होने वाली बातों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो एक अकलौता पेड़ जो कि क्लासरूम की खिड़की के बाहर है, उस पेड़ के शाखाओं पर उस गिलहरी को खेलता कूदता देखता है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, और ये अदर देन दिस जो हो रहा है क्लास में, उसके सिवा कुछ और रूम के बाहर जो ट्री है उस पर वो देखता है, यानी उसका क्लास में मन नहीं है। अब स्तंजा 2 में आए, आपने देखा क्लासरूम की पूरी तस्वीर आपको मिल गई कि क्लासरूम में